हाय। हम यूनिट 7 सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का इवैल्यूएशन। तो मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होता क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है और इसकी क्या ज़रूरत है। ये चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ये होता है कि एक ये न्यायपालिका है जहाँ पे जो पब्लिक सर्विस के अंडर जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं उनको जो भी ग्रीवेंसेस होगी वाइल ऑन सर्विस और आफ्टर द सर्विस, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाके वो न्याय पा सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे इसका इवैल्यूएशन। The growth of administrative tribunals, both in developed and developing countries, has been a significant phenomena of the 20th century. तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये चाहे डेवलप नेशन हो या डेवलपिंग नेशन हो, ये सभी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आज के ये 20th सेंचुरी के अंदर। इन इंडिया ऑल्सो innumerable tribunals have been set up from time to time both at the center and the state, covering various activities such as trade, industry, banking, taxation, etc. तो इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो अलग अलग एक्टिविटीज़ को डील करते हैं, जैसे कि ट्रेड हो गया, व्यापार से रिलेटेड, इंडस्ट्री उद्योग से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड। अलग अलग के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, सेंटर के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। द क्वेश्चन ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स टू प्रोवाइड स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिलीफ टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज relating to grievances on recruitment and other conditions of service had been under the consideration of government of India for a long time। तो जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का, ये मेनली किस लिए इसको बनाया गया? इसको बनाया गया टू प्रोवाइड स्पीडी, एकदम फास्ट तरीके से, और इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा पैसे न खर्च करते हुए, मतलब ज़्यादा महंगाई का सामना न करते हुए एकदम सस्ते तरीके से किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उसके सर्विस में जो भी ग्रीवेंसेस होगी उसका रिलीफ मिलने के लिए उसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया, जिसके अंदर वो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या जो भी सर्विस की कंडीशंस होगी, ठीक है, ये सभी से रिलेटेड जो भी उनके पास ग्रीवेंसेस है उसका ये रिलीफ पा सकता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। ड्यू टू देयर हेवी प्री ऑक्यूपेशन, लॉन्ग पेंडिंग एंड बैकलॉग ऑफ केसेस, कॉस्ट एंड टाइम फैक्टर्स, जुडिशियल कोर्ट कुड नॉट ऑफर द मच needed remedy to the government employees with regard to their dispute with the government। आज के समय में जो गवर्नमेंट जो जो जुडिशरी है, जुडिशरी सिस्टम है, जो जुडिशल कोर्ट्स है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, ठीक है, ये सबके पास इतने सारे केसेस है, अभी इतनी केसेस पेंडिंग है कि वो एक फास्ट और मतलब इनएक्सपेंसिव, मतलब कम एक्सपेंसिव न्याय देने में अभी सक्षम नहीं है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको फास्ट और इनएक्सपेंसिव रिलीफ देने के लिए, मतलब न्याय देने के लिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया। द डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़ irrespective of class, category or group to which they belong is the direct result of delay in their long pending cases or cases not attended to
properly. Hence, a need arose to set up an institution which would help in dispensing prompt relief to the aggrieved employees who pursued a sense of injustice and lack of fair play in dealing with their सर्विस ग्रीवेंसेस। तो इसीलिए एक डायरेक्ट रिजल्ट और तुरंत उनको रिलीफ पहुंचाने के लिए एग्रीड एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, एक प्रॉपर न्याय देने के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया है। क्योंकि अभी क्या है, बहुत सारे लॉन्ग पेंडिंग केसेस है, ऐसे भी केस है जो कि प्रॉपरली अटेंड भी नहीं हुए अभी तक। तो इसीलिए एक प्रॉम्प्ट रिलीफ, मतलब एक सही रिलीफ मिलने के लिए जो एग्रीव्ड एम्प्लॉयज़ है उनको न्याय मिले, इसके लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया। दिस इट हैज़ बीन फेल्ड वुड मोटिवेट द एम्प्लॉयज़ बेटर एंड राइज देयर मॉरल विच इन टर्न वुड इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या हो जाएगा, इससे वो एम्प्लॉयज़ मोटिवेट रहेगा और मोटिवेट होने के कारण वो क्या करेगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गेट इंक्रीज। इससे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो अच्छा काम करेगा, उसका मोरल हाई रहेगा, तो वो अच्छा काम करेगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया। द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966 to 70 recommended the setting of civil service tribunals to function as a final appellate authority in respect of government orders inflicting major penalties of dismissal, removal from service and रिडक्शन इन द रैंक। तो जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें एक सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत है, जिसका मेन फंक्शन क्या होगा, वो एक फाइनल अपीलेट अथॉरिटी होगी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के जो रिस्पेक्ट टू दी गवर्नमेंट ऑर्डर्स, ठीक है, जो कि मेनली क्या काम करेगी, डिसमिस करना काम हो गया, रिमूवल फ्रॉम सर्विस एंड रिडक्शन इन द रैंक, ठीक है, ये सब चीज़ें वो कर सकेगी। एज अर्ली एज 1969 कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ J.C. Shah had recommended that, having regard to the very large number of pending writs petitions of the employees in regard to the service matter, an independent tribunal should be set up to exclusively deal with the service matter। इसीलिए एक क्या हुआ, 1969 में एक कमिटी बनाई गई जिसका नाम है J.C. शाह कमेटी, जिसके चेयरमैन J.C. शाह थे। उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें एक ऐसे ट्रिब्यूनल्स की ज़रूरत है जो एक्सक्लूसिवली डील करेगी सर्विस मैटर्स को। इसीलिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स बनाया गया जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। सुप्रीम कोर्ट इन 1980 while disposing of a bunch of writs petition observed that public servant ought not to be driven to or forced to dissipate their time and energy in the courtroom battles। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1980s में यह ऑब्जर्व किया कि ऐसे बहुत सारे पेटिशंस है जहाँ पे अभी भी पब्लिक सर्वेंट जो है वो न्याय पाने के लिए अपना टाइम और एनर्जी इस कोर्ट रूम में अभी भी उसको लगा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। पब्लिक सर्वेंट को अपने जॉब में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट द प्रोडक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट विल गेट इम्प्रूव्ड, विल गेट इंक्रीज। तो अगर पब्लिक सर्वेंट इस कोर्ट में
इस कोर्ट में अगर अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करते रहेंगे तो उससे असर डायरेक्टली गवर्नमेंट के सर्विस के ऊपर हो जाएगा। इसीलिए द सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल शुड बी कंस्टिट्यूटेड विच शुड बी द फाइनल ऑर्बिटर्स इन रिजॉल्विंग कंट्रोवर्सीज रिलेटिंग टू कंडीशंस ऑफ सर्विस। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा 1980s में कि हमें एक सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल्स को बनाना पड़ेगा, जो कि एक फाइनल अथॉरिटी होगी, फाइनल ऑर्बिटर्स होगा इन सॉल्विंग द केसेस। द गवर्नमेंट ऑल्सो सजेस्टेड दैट इन द फर्स्ट इंस्टेंस पब्लिक सर्वेंट माइट अप्रोच फैक्ट फाइंडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इसीलिए एक गवर्नमेंट ने भी सजेस्ट किया और फाइनली एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया। द मैटर केम अप फॉर डिस्कशन इन अदर फोरम ऑल्सो एंड कंसिस emergence that setting up of civil service tribunals would be desirable and necessary in public interest to adjudicate the complaints and grievances of government employees। तो इसीलिए इसका जो काम होगा सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल्स का, ये जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी लोग रहेंगे, उनके जो भी कंप्लेंट रहेंगे, उनके ग्रीवेंसेस रहेंगे ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयज़ के, उनको सॉल्व करने के लिए, उनके मैटर्स को डिस्कस करने के लिए इस सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल्स का गठन होना चाहिए और ये गठन किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड टू अनेबल द सेटिंग अप ऑफ सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल्स थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ अमेंडमेंट आर्टिकल 323A with a view to erasing the congestion of pending cases in various high court and other court in the country. Parliament has enacted the Administrative Tribunals Act 1985 which came into force in July 1985। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्लियामेंट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 पास किया और वो फोर्स में आया जुलाई 1985 से। This act empowered the parliament to provide for adjudication or trial by the administrative tribunals or dispute and complaints with respect to recruitment and conditions of service of person appointed to public service and post in connection with the affairs of the union or any state or local or other authority within the territory of India or under the control of government or any corporation owned or controlled by the government। तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स देखेगा। इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 323A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बिल was introduced in the Lok Sabha on 29 January 1985। It received the assent of the President of India on 27 February 1985 as per the Supreme Court judgment dated 18 March 1997। The appeal against the order of the administrative tribunal shall lie before the division bench of the concerned High Court। The aggrieved person can personally appeal before the tribunal। The government can present its case through its department officers or legal practitioners। The objective of the tribunal is to provide speedy and inexpensive justice to the litigants। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में मेनली उस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ही रहेंगे जो कि एक लीगल प्रैक्टिशनर्स रहेंगे। इनका इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? स्पीडी और इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड करना टू द लिटिगेंट्स। ठीक है, जो इस कंप्लेंट को फाइल करेगा उसको एक स्पीडी और एक इनएक्सपेंसिव जस्टिस प्रोवाइड हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। द प्रोविजंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 डू नॉट हाउएवर अप्लाई टू member of paramilitary force
आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, ऑफिसर्स और एम्प्लॉयज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और टू द पर्सन अपॉइंटेड टू द सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर। लेकिन इसमें एक एक्सक्लूजन है, वो है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट लाया गया पार्लियामेंट द्वारा इन द ईयर 1985, इसके तहत जो पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बाद जो आर्म फोर्स है और जो पर्सन पार्लियामेंट में काम करते हैं एंड सेम वे यूनियन टेरिटरी लेजिस्लेचर में या जो सेक्रेटरी स्टाफ ऑफ द स्टेट होंगे पार्लियामेंट के, ये सभी या सुप्रीम कोर्ट के जो भी ऑफिसर्स होंगे या एम्प्लॉयज़ होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 के अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स का गठन हुआ। सबसे पहले इसका जो जिक्र है वो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने किया, देन स्लोली एंड स्टेडीली सुप्रीम कोर्ट ने बताया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ने इसको सही समझा और बाद में एक पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा आर्टिकल 323A ये लाया गया और इससे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 बनाया गया और इस ट्रिब्यूनल्स का गठन किया गया। ठीक है, और अलग अलग फिर ट्रिब्यूनल्स बनेंगे। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985 है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट जो है ये इन मेंबर्स के लिए ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये है क्योंकि इनका अलग से ट्रिब्यूनल्स होगा, मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स, ओके, डिफेंस ट्रिब्यूनल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे थ्रू द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1985, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।